हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम द्वारी आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम स्नातक प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे थे। आपके प्रश्न पत्र का नाम है कहानी एवं गद्य की अन्य विधाएं। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपकी दो पुस्तकें हैं, कहानी चयनिका और गद्य की अन्य विधाएं। तो कहानी चयनिका के अंतर्गत जिन कहानियां हम पढ़ रहे थे, हमने शुरू किया था, उसने कहा था, जो आपकी पुस्तक की पहली कहानी है जिसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पिछले दो वीडियो में मैंने आपको इस कहानी की समीक्षा सुनाई है। आगे की कड़ियां, ये जो कहानी है 5 अंकों में है। पहले के जो अंक हैं उनमें आपको कहानी मैंने बताई। ये कहानी कुछ इस तरह से विभक्त है कि शुरुआत में पढ़ने में समझ में नहीं आती, लेकिन अंतिम जो 5वां अंक है उसको पढ़ लेने के बाद सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई समझ में आ जाती है। हमें उस कहानी के बारे में पता चल जाता है कि आखिर लेखक कहना क्या चाहता है। ये कहानी इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा 1915 में रचित हिंदी की प्रथम कहानी कहलाती है। इन्होंने कुल 3 ही कहानियां लिखी थी। उसने कहा था बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन। ये 3 ही कहानियां इन्होंने अपने जीवन में लिखी थी और ये तीनों ही कहानियां बड़ी ही प्रसिद्ध हुई थी, जिसमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था कहलाई थी। इन तीनों ही कहानियों में लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने प्रेम के उदात्त और कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव का वर्णन किया है। प्रेम जहाँ उस प्रेम में आजकल के संसार में अगर उसमें स्वार्थपरकता, ईर्ष्या, जलन, वासना देखी जाती है, वहीं यहाँ प्रेम को उदात्त भाव पर पहुंचाकर उन्होंने प्रेम की महिमा बताई है कि एक व्यक्ति अपने बचपन की उस भावात्मक संबंध के लिए, अपने एक वचन पालन के लिए, अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए अपने प्राणों को भी त्याग देता है। ऐसी कहानी है, उसने कहा था। और ऐसी ही कहानियां ये दोनों भी हैं। उसने कहा था कहानी का जो मुख्य हम कहेंगे पात्र है वो है लहना सिंह। मैंने आपको बताया इसके सारे पात्रों के बारे में मैंने आपको बताया। लहना सिंह और हजारा सिंह, वजीरा सिंह, बोधा सिंह और होरा सूबेदारनी और नकली लट्टन साहब। ये वो पात्र हैं जिनके संवाद है कहानी में, जो सीधे तरह से बातचीत करते हैं, ये वो पात्र हैं। इसके अलावा एक नाम और आता है जिसकी केवल चर्चा होती है, कीरत सिंह। कहानी को मैं आपको बता देती हूँ कि एक तरह से ये और इम्पोर्टेंट, पहली कहानी तो है ही हिंदी साहित्य की ये, और इसीलिए एक बार और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये हिंदी साहित्य के इतिहास में पहली ऐसी कहानी है जहाँ पे फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग होता है। फ्लैशबैक पद्धति का पहली बार प्रयोग होता है हिंदी साहित्य में। ये एक पाश्चात्य साहित्य से ग्रहण की गई पद्धति है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे अपनाया, अर्थात हम पिछली बातों को सोचकर अपने आगे वर्तमान वाले जीवन से जोड़कर ये कहानी बताई गई है। आपने पिछले अंकों में देखा, पहले अंक में अमृतसर के बाजार में जो तांगे वालों का दृश्य आता है,
कि कैसे मीठी बोली से तांगे वाले लोगों को रास्ते से हटने के लिए बोलते हैं। मजाल क्यों नहीं, एक अपशब्द बोले या किसी से टकराए, किसी को कष्ट पहुंचाए, किसी को चोट पहुंचाए बिना कैसे वो उन तंग बाजार में भी निकलते हैं, है ना। वो बूढ़ी औरतों को हटने के लिए भी बड़े प्यार से बोलते हैं कि हट जा पूता प्यारी है, यानी कि जो तू अपने बच्चों को प्यारी है, तू मेरे तांगे के नीचे आके मरना क्यों चाहती है। हट जा लंबी उम्र वाली है, यानी कि अभी तो तेरी और लंबी उम्र पड़ी है, तू अभी से मरना क्यों चाहती है। ऐसी प्यारी प्यारी चितौनियों से वो उन्हें हटने को कहते हैं। ये अमृतसर के बाजार के बम्बू काट वाले तांगे वालों की विशेषता बताई। उसके बाद दो बच्चे हैं, एक 12 साल का लड़का है और एक 8 साल की लड़की है। वो कहीं ना कहीं बाजार में बार बार मिल जाते हैं। एक दही की दुकान पर लड़का दही लेने आया है। ये दोनों ही अपने ननिहाल आए हुए हैं। लड़का अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया है, लड़कियां रसोई के लिए बढ़िया लेने आई है। और एक दुकान वाला जो एक ग्राहक से उलझ रहा है, पापड़ की गिनती में व्यस्त है, बच्चों को सौदा नहीं दे रहा। इतनी देर में बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे के बारे में पूछते हैं कि तू कहाँ रहते हैं मगरे में, तू कहाँ रहता है माझे में, और कहाँ पे अतर सिंह की बैठक में जो लड़की है अतर सिंह की बैठक में रहती है, वहाँ उसके मामा का घर है। तो इस तरह से रोज वो कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। लड़का जाते जाते उससे मजाक में पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तो लड़की हमेशा धत कहकर भाग जाती है। इसी तरह दोनों का रोज कहीं ना कहीं बाजार में मिलने से एक आकर्षण दोनों में उत्पन्न होता है, एक भावनाएं दोनों में उत्पन्न होती है। एक दिन लड़का फिर से यही सवाल पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, और लड़की उसकी अपेक्षा के विरुद्ध उत्तर देती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं रेशमी सालू वाला कढ़ा हुआ ये सालू, रेशमी फूलों का जो सालू यानी कि शॉल है, एक दुपट्टा है, उसने रेशमी फूलों से जड़ा हुआ ओढ़ रखा है। वो वहां पे लड़कियों को तभी पहनाया जाता है जब उनकी सगाई हो जाती है। लड़के को अपनी अपेक्षा के विरुद्ध उत्तर सुनकर बड़ा ही कष्ट पहुंचता है, उसके छोटे से हृदय को बड़ा ही आघात होता है और वो क्रोध में वहां से चला जाता है। क्रोध के वश वो एक लड़के को मोरी में धकेल देता है, यानी नाली में धक्का दे देता है। एक सब्जी वाले के ऊपर उसका दूध उड़ेल देता है, सब्जी वाले की सब्जियों को गिरा देता है, और एक नहा कर आई हुई वैष्णवी से टकराता है और उससे गालियां सुनता है, अंधे की उपाधि पाता है। तो ये था प्रथम अंक, वहीं समाप्त हो जाता है। अंक समाप्त होते ही दूसरा दृश्य अचानक से फौज में बताते हैं कि फ्रांस की भूमि पर जो फौज लड़ रही है जर्मनी के खिलाफ। ये एक और बात जो मैं बता चुकी हूँ, ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध का समय था, ये जो समय था वो प्रथम विश्व युद्ध की ही समय चल रहा था उस समय। तो यहाँ पे ये बताया है कि अब वो जो लड़का है, अभी तक ये नहीं पता कि उस लड़के का संबंध क्या है, अंत में बताएंगे। लेकिन अचानक जब अंक बदलता है और फ्रांस की भूमि पर एक खंदक है, यानी कि जो सैनिकों का डेरा होता है, वहां पे कुछ सैनिक जमा है, बड़ी कड़ाके की ठंड है, बारिश हो रही है, दोपहर का समय है, लेकिन फिर भी इतना काला अंधेरा छाया हुआ है, काले घने बादलों से कि कुछ दिखाई नहीं देता, अंधकार छाया रहता है। और युद्ध का उस समय वातावरण है, लोग आपस में सारे सैनिक चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो सैनिक है वो लहना सिंह है, इनका सूबेदार है हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह है, इनकी सैनिक टुकड़ी का सरदार है हजारा सिंह। उसका उनके साथ ही एक विदूषक है, यानी मस्खरा, विदूषक जो हंसी मजाक करता है वो वजीरा सिंह है, और बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र है। होरा का नाम भी आया है, लहना सिंह की पत्नी के रूप में आया है। सूबेदार जो हजारा सिंह की पत्नी है, और ये वही लड़की है जो बचपन में उस लड़के को मिली थी। इसकी चर्चा आगे बताएंगे। और वहां पे एक जो जर्मन सैनिक है वो लप्टन साहब का भेष बदलकर वहां पर आता है।
तो हम बात कर रहे थे, ये जो सैनिक हैं लहना सिंह, हजारा, वजीरा, ये मुख्य सैनिक वहाँ पे बताए हैं। वहाँ पे कई सैनिकों की टुकड़ियां हैं और खंदक में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बारिश हो रही है, उनके घुटनों तक कीचड़ में पानी में सने हुए हैं पैर, खंदक में पानी भर जाता है। और वहाँ पर बोधा सिंह जो कि हजारा सिंह का सूबेदार और सूबेदारनी का पुत्र है, उसे बहुत तेज बुखार आ रहा है, वो वहाँ पे आराम कर रहा है। लहना सिंह जो है उसने उसे पूरा उसकी देखभाल करता है, उसे अपना कंबल दे देता है, अपने सूखे तख्त पर उसे सुलाता है और उसकी तबीयत बार बार पूछता रहता है। यहाँ पर ये लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। वजीरा सिंह से लहना सिंह कहता है कि देखो, मतलब नगरकोट का जलजला आया था एक बार, तब पूरी धरती हिल गई थी और यहाँ पर तो ऐसे जलजले दिन में 25-25 होते हैं, यानी कि जब बमबारी होती है, धमाके होते हैं, उनके बारे में ये बात करते हैं। लहना सिंह एक वीर पुरुष है, यहाँ पे बताया, वो लड़ने के लिए उत्साही है। जो आपको बता दें, ये हिंदुस्तानी सैनिक है, वो फ्रांस की भूमि पर इसीलिए जाते हैं क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार, इंग्लैंड का राज था हिंदुस्तान में, उनकी सरकार थी और इंग्लैंड जो है वो फ्रांस के साथ मिल करके प्रथम विश्व युद्ध जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। तो इंग्लैंड जो है वो अपने उपनिवेशों से सैनिकों को लेकर जाता था और अपने लिए युद्ध में लड़ने के लिए उन्हें भेजता था। तो इसी तरह से ये सैनिक टुकड़ी हिंदुस्तान से जाती है। 30-30 मील तक युद्ध क्षेत्र में लड़ाई हो रही है, लेकिन सैनिक लड़ना चाहते हैं, युद्ध प्रिय है, लेकिन लड़ नहीं सकते क्योंकि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता वो लड़ाई नहीं कर सकते। तो इसी तरह लहना सिंह भी चाहता है कि कब तक इस कड़ाके की ठंड में बैठे रहें, एक धमाका हो जाए, एक लड़ाई हो जाए तो थोड़ी गर्मी आ जाए। इस तरह की वो बातचीत करते हैं और एक दूसरे से वजीरा सिंह से, हजारा सिंह से बातचीत कर रहे होते हैं। हजारा सिंह कहता है कि ये मुमकिन नहीं है, हमारे चाहने से नहीं होता, ऊपर की सरकार जो है, बड़े अफसर हैं, वो कहेंगे तब होगा। ये जो लड़ाई है 30-30 मील तक सैनिक हैं, अकेले एक तरफ आगे बढ़ जाना उचित नहीं होगा। तो ये कहकर वो उसे रोकता है। फिर वो वजीरा सिंह से मजाक करता है। वजीरा कहता है चलो खंदक से पानी जो भर गया है वो बाल्टियां भर भर के बाहर निकालो। वजीरा सिंह उसे कहता है कि मैं पादा बन गया हूँ, यानी पादरी बन गया हूँ और मैं ये जल निकाल के फेंक रहा हूँ और जो मैं जर्मन सैनिकों का तर्पण कर रहा हूँ, जर्मन के राजा का तर्पण कर रहा हूँ, यानी कि उनको मृत्यु की अंतिम विदाई दे रहा हूँ। ऐसे मजाक करते हैं। लहना सिंह भी बाल्टी उठा के पानी निकाल के कीचड़ का बाहर फेंकता है और फिर वहां की भूमि की तारीफ करता है कि कितना अच्छा पानी है, कितनी अच्छी भूमि है, अगर हम युद्ध जीत जाएंगे तो मैं तो सरकार से यहाँ पे खेत ले लूंगा, जमीन ले लूंगा और यहीं पर खेती करूंगा। वजीरा उससे मजाक करता है, फिर क्या लाड़ी घोड़ा को भी यहीं ले आओगे या फिर इन्हीं मेम के साथ रहना है? जो फ्रांस की भूमि पर ये जो टुकड़ी है ये काफी दिनों से यहाँ रुकी है। ये चर्चा भी करते हैं कि हम थोड़े दिन, तो बहुत दिन हो गए, हमें 4 दिन से हम इस खंदक में हैं, परसों रिलीफ आ जाएगी, यानी कि टुकड़ी सैनिकों की जगह बदल दी जाएगी और इन्हें आराम का मौका दिया जाएगा। ये फ्रांस के जो लोग हैं वहाँ के बगीचों में आराम करेंगे और वहाँ के रहने वाले लोग इनकी सेवा करते हैं। वहाँ की मेम है वो इनके लिए इनकी सेवा करती हैं क्योंकि ये उनके देश की रक्षा करने के लिए आए हैं। ऐसा कहकर वो उनकी बातचीत करते हैं। इसीलिए वजीरा मेम का नाम लेके उससे मजाक करता है कि वो मेम जो है हमें हमारी आदर करती हैं, हमारा सत्कार करती हैं, हमें तंबाकू देना चाहती हैं, सिगरेट पिलाना चाहती हैं, नहीं लेते हैं तो ऑटो तक लगाने की कोशिश करती हैं सिगरेट को, लेकिन नहीं लेते हैं तो बुरा मान जाती हैं। वो नहीं जानती कि सिख जो है तंबाकू नहीं पीते। ये चर्चा आपके दूसरे अंक में बताई जाती है। तीसरे अंक में हम आते हैं, तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर अभी तक उन खंदक में सैनिकों की हंसी मजाक मखौल चल रहा था। तो वहाँ पर वो इसी चर्चा में पूछता भी है कि बोधा सिंह कैसा है। तो हजारा सिंह उसको ये कहता है कि मैं सब देख रहा हूँ, तुम बोधा के लिए उसकी जगह खुद पहरा देते हो, अपना कंबल उसे दे देते हो, अपने सूखे तख्त पर उसे सुलाते हो, क्या मैं नहीं देखता?
तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हें निमोनिया हो जाएगा, यानी कि निमोनिया होने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, अर्थात अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसका मौत ही मिलेगी, तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। तब लहना सिंह ये भी कहता है कि मुझे इस तरह मौत नहीं आएगी, मैं तो अपने बुलबुल की खड़ के पास मरूंगा, यानी अपनी घर गांव की जमीन पर कीरत सिंह की गोद में, यानी अपने भाई की गोद में ही मुझे मृत्यु आएगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तो बात को बदलते हुए कहते हैं चलो हंसी मजाक करते हैं, गाने गाओ। वो सभी सिख जिन्होंने कभी अपने जीवन में कभी शायद ही गाया हो, वो ऐसे हर कुछ गाने, लुच्चे गाने बोला इसमें, यानी कि कुछ भी गाने, बस उन्हें मजाक करना है, गाना है, माहौल को खुशनुमा रखना है, वो सभी सिख गाने लगते हैं और खंदक गानों से गूंजने लगती है, हंसी मजाक से गूंजने लगती है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी सैनिक किस तरह से अपने आप को, अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए जो जिस तरह से अपने बातचीत करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, इनसे उनकी मनोवैज्ञानिक कहे अगर एक तरह से मानसिक संतुलन इनका बना रहता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो दूसरा अंक यहीं पर समाप्त हो जाता है। तीसरे अंक में हमने बताया था कि एक विदेशी जो है जर्मन सैनिक है, वो लप्टन साहब का भेष बदल के आता है। यहाँ पे तो सिर्फ इतना बताया कि अफसर आते हैं, लप्टन साहब आते हैं, सूबेदार हजारा सिंह खड़े होकर उन्हें सलाम करता है, उनको सल्यूट करता है। ऑफिसर आते ही कहते हैं कि यहाँ से 1 मील दूर पूरब दिशा की तरफ एक खंदक है, वहां पे मैं उस पर तुम जाकर कब्जा कर लो। कुछ मोड़ पर खेत को काट कर जो रास्ता है, आगे मोड़ पर मैं कुछ सैनिक छोड़ के आया हूँ, तुम उनसे जा मिलो और वहां पे जाके कब्जा कर लो। ऐसा आदेश देके उन्हें बोलता है कि यहाँ पे सिर्फ 10 सैनिक छोड़ो, बाकियों को लेके जाओ। हजारा सिंह जो है, बोधा सिंह और लहना सिंह, इन सबको यहीं रुकने का आदेश देके बड़ा समझा बुझा के बाकियों को लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद जो सिगड़ी के पास लहना सिंह बैठा होता है, लहना जो अफसर आते हैं और लहना सिंह को सिगरेट पीने के लिए देते हैं, लो पियो। तो लहना सिंह को वही शौक हो जाता है, क्योंकि उनके जो लप्टन साहब है पिछले 5 साल से उनको जानते हैं, उन्हें पता है कि सिख तंबाकू नहीं पीते, फिर भी वो आज कैसे दे रहे हैं, हो सकता है भूल गए हो। फिर सिगरेट लेने के बहाने सिगड़ी के पास झुकता है, उनका चेहरा रोशनी में देखता है तो उसे कुछ शक होता है, हमारे लप्टन साहब के बाल पट्टे की तरह है, लेकिन इसके तो कैदियों की तरह बाल कटे हैं, शायद काटने का समय मिल गया हो। फिर भी अपनी शंका दूर करने के लिए वो कुछ बनावटी बातें करता है कि लप्टन साहब आपको याद है हम हिंदुस्तान कब चलेंगे? तो कहते हैं जल्द ही चलेंगे, कि यहाँ वहाँ हमने जो शिकार खेला था उसके मजे यहाँ नहीं आते। जगदारी के किले के पास हमने नील गाय का शिकार किया था। तब लप्टन साहब हाँ में हाँ मिलाते हैं कि आपको याद है आप खोते पे सवार थे? वो लप्टन साहब हाँ बोलते हैं। खोते का मतलब गधा होता है, फिर भी वो बिना जाने सिर्फ हाँ बोलते हैं। कि आपका खानसामा अब्दुल्ला मंदिर में जल चढ़ाने गया था? फिर वो हाँ बोल देते हैं। कि उस नील गाय का सिर नहीं आया कि मैंने विदेश भेज दिया? कि बड़े लंबे लंबे सींग थे, 2 फुट के तो होंगे ही, कि हाँ 2 फुट 4 इंच के थे। तब लहना सिंह को ये पक्का यकीन हो जाता है, क्योंकि नील गाय के सींग नहीं हुआ करते हैं। लप्टन साहब उर्दू बोल रहे हैं खालिस, लेकिन वो भी सिर्फ किताबी, ये सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। तो वो समझ जाते हैं कि ये हमारे लप्टन साहब नहीं है। वो कहते हैं, फिर अंत में पूछता भी है क्या तुमने सिगरेट नहीं पी? कहते हैं रुकिए मैं अभी दिया सलाई लेके आता हूँ, यानी माचिस लेकर आता हूँ। इस बहाने वो खंदक के अंदर जाता है, किसी सोते हुए से टकराता है तो वजीरा सिंह बोलता है क्या अब मुझे सोने भी नहीं दोगे चैन से? तब वजीरा को कहता है उठो वजीरा, कयामत आ गई है। यहीं पे तीसरा अंक भी समाप्त होता है। चौथे अंक में जो लप्टन साहब है, वो जो नकली लप्टन साहब का पता लगा लेता है लहना सिंह, और ये बात वजीरा को बताता है। वजीरा कहता है कि लहना वजीरा से कहता है कि तुम जाओ और अभी दबे पांव पीछे के रास्ते से जाओ, सूबेदार हजारा सिंह को वापस बुलाकर लेकर आओ। लेकिन वो कहता है कि वजीरा सिंह कहता है लेकिन आदेश तो ये है कि यही रुका जाए, कि मैं अभी यहाँ पे सबसे बड़ा अफसर हूँ, मेरी ही बात मानिए। ऐसा कह करके वो उसे भेज देता है, और स्वयं जब बाहर आता है तो देखता है नकली लप्टन साहब जो है पेड़ के बराबर छोटे छोटे बम
खंदक के बाहर चारों तरफ दबा दिए हैं उसने, और उसे माचिस लगाने ही वाला होता है कि लहना सिंह अपनी राइफल के उल्टे लकड़ी के पट्टे से उसकी कोहनी पे मार के उसे गिरा देता है और उसके सर पे तेज वार करके उसे वहीं ढेर कर देता है। लेफ्टिनेंट साहब बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आता है तो कहते हैं लहना सिंह कि देखा क्यों लेफ्टिनेंट साहब, आज मैंने जाना कि खोते पे सवार होते हैं आप और जटाधारी के किले में नील गाय भी पाई जाती है, और अब्दुल्ला जो मुसलमान है वो मंदिर में जल चढ़ाता है। आज मैंने बड़ी सारी बातें सीखी, और सिख तंबाकू पीते हैं। ऐसा कहता है कि आप मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, लहना को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मेरे 3 माह पहले मेरे गांव में भी एक तुरक मौलवी आया था। वो बच्चों को दवा देता था, औरतों को बच्चे होने की दवा देता था और लोगों को बहकाता था कि ये सरकार जाने वाली है। जर्मन लोगों ने बड़ा वैद पढ़ लिया है, बड़ा ज्ञानी हो गए हैं, विमान बनाने की कला भी सीख ली है, वो जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे और ये सरकार का राज चला जाएगा। सभी डाक खाने में से अपने पैसे निकाल लो। तो डाकघर के डाकघर बाबू हैं वो भी बड़े परेशान हो गए थे। तब मैंने ही तुरक मौलवी की दाढ़ी मूंड करके, सर मूंड करके उन्हें भगा दिया था और उन्हें दोबारा शक्ल ना दिखाने का कहकर उन्हें वहां से भगा दिया। ऐसा कह ही रहा था कि लेफ्टिनेंट साहब अपनी जेबों में हाथ डाल रहे थे। लहना ने समझा सर्दी के कारण शायद ऐसा कर रहे हो, क्योंकि उनकी बेहोशी की हालत में उसने उसकी जेबें तलाश ली थी। कुछ लिफाफे और डायरी को कब्जे में ले लिया था, लेकिन पतलून की जेबें नहीं तलाशी थी। लेफ्टिनेंट साहब पतलून की जेब में हाथ डाल के बंदूक चला देते हैं और वो बंदूक की गोली लहना के जांघ में लगती है, और वहीं लहना के राइफल से 2 गोलियां चलती है और वहीं लेफ्टिनेंट साहब की कपाल क्रिया हो जाती है, वो वहीं ढेर हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में जो जर्मन सैनिक हैं उनका वहां पे धावा बोल देते हैं। लहना सिंह अपने घाव को बांध करके इधर जो थोड़े बहुत सैनिक है उनके साथ जर्मन सैनिकों का सामना करते हैं। सिखों की जो अकाल साहिब को याद करते हैं और सत श्री अकाल कह करके वो जर्मनों पर टूट पड़ते हैं। अकेले जो थोड़े से सैनिक हैं, जो 9 सैनिक में से एक बोधा बीमार है, 8 सैनिक हैं, वो उनसे कुछ 70 सैनिकों से भिड़ जाते हैं। और वजीरा तो सूबेदार हजारा सिंह को लेने गया था, ये दिलेरी से लड़ रहे होते हैं। इतने में पीछे से हजारा सिंह की टुकड़ी भी आ जाती है। जो जर्मन सैनिक है आगे और पीछे दोनों तरफ से सिख सैनिकों के बीच में 2 पार्टों की तरह पिस जाते हैं और वहीं खेत होते हैं, वहीं हार जाते हैं। कुछ घायल हो जाते हैं, कुछ मारे जाते हैं। इस धमाके की आवाज कुछ दूर जो खंदक है उन लोगों ने सुन ली थी, तो वो आगे फोन पर उन्हें आगे इत्तला कर देते हैं। थोड़ी ही देर बाद में 2 डॉक्टर एक गाड़ी के साथ आते हैं और क्योंकि अस्पताल नजदीक ही था, सुबह तक पहुंचा जा सकता था, इसीलिए कुछ पट्टी करके उनको बाकियों को घायलों को गाड़ी में बैठाकर ले जाते हैं। हजारा सिंह के कंधे से गोली आर पार हो जाती है। लहना की जांघ में तो गोली लगती ही है, एक गोली उसके पसलियों में भी लग जाती है, जिसे वो मिट्टी से भूर कर अपने साफे से पट को बांध लेता है और किसी को पता नहीं चलने देता। जाते समय गाड़ी जा रही होती है तो वो बोधा सिंह को गाड़ी में बैठाता है, हजारा को जाने को कहता है। हजारा सिंह कहता है कि तुम साथ चलो, कि नहीं तुम आप चलिए, मैं तो खड़ा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। ये कहकर वो उसे जाने को कहता है और कहता है जब सूबेदार ने को चिट्ठी लिखो तो मेरा सलाम कहना और कहना कि जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। ऐसा कहता है तो हजारा सिंह उसे कहता है कि ऐसा ना कहो, हम साथ चलेंगे और तुम खुद ही कह देना अपने सूबेदारनी से। तब वो उसे जाने से मना करता है, हजारा जाने से मना कर रहा होता है तो लहना उसे कहता है, सूबेदारनी की कसम देता है और जाने के लिए कहता है और उनके जाते ही खुद लड़खड़ा के गिर पड़ता है, वजीरा सिंह की गोद में गिर पड़ता है। यहाँ पर आपके चौथा अंक भी समाप्त हो जाता है। अब हम जो अंतिम अंक है 5वां अंक, उसके बारे में हम पढ़ने वाले थे। अब ये सारे दृश्य एक दूसरे से इस 5वें अंक में जुड़ते हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं 5वें अंक में कि मृत्युशैया पर लहना सिंह जो लेटा हुआ है उसके बारे में हम जानते हैं।
कहते हैं मृत्यु के समय स्मृति बहुत साफ हो जाती है, बहुत स्पष्ट हो जाती है, जो धुंधलापन स्मृति पर आ जाता है वो भी मिट जाता है। लहना सिंह भी मृत्युशैया पर लेट जाता है और वो याद करता है अपना बचपन कि एक 12 वर्ष का लड़का अमृतसर के बाजार में कभी दही की दुकान, कभी सब्जी की दुकान पर एक 8 साल की लड़की से बार बार मिलता रहता है और उससे जो आकर्षण वश उससे जो उसका प्रेम संबंध हो जाता है, वो रोज उससे एक प्रश्न पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की धन कहकर भाग जाती है और एक दिन उसकी अपेक्षा के विरुद्ध उससे कहती है, हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशमी सालू का, रेशमी फूलों का सालू। तब लड़का बड़ा चिंतित हो जाता है। ये बात उसे देखकर लहना, ये बात याद आते ही लहना को बड़ा दुख होता है। उसके जो घाव है उससे रक्त बहने लगता है और वो क्रोध उसको आता है। फिर उसके चेहरे की शिकन देखकर वजीरा उससे पूछता है कि क्या हुआ? तो वजीरा को कहता है, वजीरा सिंह पानी पिला दे। मृत्युशैया पर लेटा है, सारी चीजें सिर्फ उसकी स्मृतियों में घूम रही है। मुंह से केवल उसके एक ही शब्द निकलता है कि वजीरा सिंह पानी पिला दे। उसने कहा था, सिर्फ वो उसने कहा था, उसे याद रहता है। अभी तक उसकी चेतना है, वजीरा सिंह की गोद में वो है, उसे याद है। थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि 25 वर्ष हो गए। वो 12 साल का लड़का 25 वर्ष बाद एक फौज में जो 76वीं राइफल का जमादार हो जाता है, सैनिक टुकड़ी में शामिल हो जाता है और जो फ्रांस की बेल्जियम की धरती पर जो युद्ध हो रहा है वहां पर जाने के लिए इन सैनिकों को भेजा जाता है। आदेश आता है। वो कुछ हफ्ते की छुट्टी लेने अपने जमीन के काम से गांव आया हुआ था, तो जैसे ही आदेश आता है उसे निकलना होता है। वो जा ही रहता है कि सूबेदार हजारा सिंह का उसके पास संदेश आता है कि हम भी जाएंगे और हजारा सिंह लहना सिंह को बहुत चाहता है। तो कहता है कि रास्ते में ही हजारा सिंह का गांव भी है। तो लहना से कहता है कि मेरे गांव होते हुए आना, हम साथ चलेंगे। लहना सिंह हजारा सिंह के गांव जाता है। उनके साथ होने के लिए बोधा और हजारा को भी जाना होता है। तो वो जाते हैं। वहां जाने के बाद जैसे ये चलने वाले होते हैं, हजारा सिंह आके कहता है कि सूबेदारनी तुम्हें जानती है, जाओ उसे मिल आओ, वो तुम्हें बुला रही है। ऐसा कहता है तो लहना सिंह को आश्चर्य होता है, भला सूबेदारनी मुझे कैसे जानती है? कभी जो फौजियों के क्वार्टर में कभी तो हजारा सिंह का परिवार कभी आके रहा भी नहीं जो कभी मुझे जानती हो। फिर भी वो जाता है और सूबेदारनी के सामने सलाम करता है और अपने सलाम कहने के बाद मत्था टेकना कहता है और असीम सुनता है। उसके बाद लहना सिंह चुप हो जाता है। फिर सूबेदारनी कहती है, मुझे पहचाना नहीं? लहना सिंह उसे मना कर देता है कि मैंने नहीं पहचाना। तब वो कहती है, तेरी कुड़माई हो गई? हाँ हो गई, देखते नहीं ये रेशमी बूटों वाला सालू, ये कहती है और अमृतसर में उसे याद दिलाती है कि अमृतसर में। इतना कहना होता है कि लहना सिंह की चेतना जागती है और वो अपनी बचपन में उस घटना को याद कर लेता है। फिर भावों की टकराहट में उसकी मूर्छा टूटती है। अब वापस से वो ये सोच रहा होता है, जो अपने मृत्युशैया पर है वो आ जाता है। फिर वो करवट बदलता है, उसकी जो पसलियों से घाव बहने लगता है, रक्त बहने लगता है। फिर वो ये सब याद करते करते फिर वजीरा से कहता है कि वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। वजीरा सिंह भी उसके कहने पे बार बार उसे पानी पिलाता रहता है। उसकी अवस्था देखकर वजीरा भी रो रहा होता है। अभी उसकी स्मृतियां चल ही रही होती हैं कि स्वप्न जग रहा है। सूबेदारनी कहती है कि मेरे भाग बड़े फूटे हुए हैं, मेरे और भी बेटे थे लेकिन वो मृत्यु हो गई उनकी। अब मेरे पास एक ही बेटा है, बोधा सिंह और हजारा सिंह। ये दोनों भी युद्ध पर जा रहे हैं। देश की सेवा करने के लिए तो हम तत्पर हैं। अगर हम जो सरकार ने हमें जमीन भी दी है, अब नमक हलाने का समय आया है, तो ये दोनों तो जाते हैं। अगर सरकार ने औरतों की, तिमरियों की भी घघरिया पलटन बनाई होती, तिमरिया यानी स्त्रियों की भी, घघरिया यानी जो घाघरा पहनती है ऐसी स्त्रियों की भी फौज बनाई होती, तो मैं भी देश सेवा करने चली जाती। लेकिन ऐसे भाग कहाँ हैं? अब ये दोनों ही हैं, हजारा सिंह और बोधा सिंह। मेरे बाकी बेटे तो मारे गए, ये दोनों भी फौज पर जाते हैं। तो
वो ये कहते कहते रोने लगती है। फिर कहता है कि तुम्हें याद है लैला सिंह, जब मैं छोटी थी तब अमृतसर के बाजार में तागे वालों के पहियों के घोड़ों के पाँव के नीचे आने वाली थी और तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी। तुमने मुझे उठाकर तख्त पर बैठा दिया था और खुद घोड़ों की लातों के बीच चले गए थे। आज मैं फिर से तुमसे इसी तरह की भिक्षा मांगती हूँ कि जैसे तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की थी वैसे ही तुम मेरे पति और मेरे बेटे के प्राणों की भी रक्षा करना। ये कहती है और रोती रोती वो वापस अपने घर में चली जाती है। लैला सिंह भी रोने लगता है। वो रोते रोते वो भी बाहर आता है। उसको वो सारी बात याद आती है बचपन की, और ये सब बात याद करके वो बाहर आता है। फिर उसका स्वप्न टूटता है। फिर वो वापस चेतना जाते। फिर वो वजीरा से कहता है, वजीरा सिंह पानी पिला दे। वजीरा सिंह भी रोते रोते उसकी मृत्यु शैया पर लेटे हुए हजारा सिंह को पानी पिलाता है। फिर पानी उसको थोड़ी देर बाद में लैला सिंह फिर अपने उसकी मूर्छा टूटती है और फिर वो अपने ख्यालों में खो जाता है। वो अब अपनी चेतना में उसे ये देखने लगता है कि वो वजीरा की गोद में नहीं, अपने भाई कीरत सिंह की गोद में लेटा हुआ है और कहता है, कीरत सिंह पानी पिला दे। वजीरा समझ जाता है, लेकिन वो उसकी बात सुन लेता है और उसे पानी पिला देता है। उसके मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि कीरत सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। फिर वो कहता है, कीरत सिंह, उसे ये लगता है कि मैं अपने गांव की भूमि पर लेटा हुआ हूँ, अपनी धरती पर हूँ और अपने भाई की गोद में ही दम तोड़ रहा हूँ। उसे ऐसा लगता है। फिर कहता है, कीरत सिंह, ये जो आम का पेड़ है, तुम दोनों चाचा भतीजे इसके आम खाना। ये आम का पेड़ उतना ही बड़ा है जितना कि तुम्हारा भतीजा। जब ये तुम्हारा भतीजा हुआ था तभी मैंने आम का पेड़ लगाया था। जैसे जैसे वो बड़ा होगा ये पेड़ भी बड़ा हो जाएगा और तुम इस दोनों ही इसके आम खाना। अब उसे वजीरा को कीरत सिंह समझ के उसे कहता है कि वजीरा, कीरत मेरा पट खोल दे, थोड़ा आराम मिल जाए मुझे। वो उसकी पट खोल देता है, उसकी सीने की जो घाव खोल देता है। फिर कहता है कि मुझे मेरा सर अपने पट पे रख ले। वजीरा वैसा ही करता है, उसे उसकी गोद में अपना सर रख लेता है और फिर उसे कहता है कि हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, कि अब जाड़े में आम खूब फलेगा फूलेगा और दोनों चाचा भतीजा खूब आम खाना। वजीरा सिंह की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इस तरह से लैला सिंह की भी मौत हो जाती है। एक शहीद हुआ सैनिक, उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती। कुछ दिनों बाद अखबार में सिर्फ इतना सा छपता है कि 68वीं सूची में जो 77वीं राइफल का जमादार लैला सिंह जो है वो शहीद हो गया। इतनी खबर के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अंत में जो लैला सिंह है वो अपनी मृत्यु शैया पर जो बचपन की सारी बातें याद करता है, फिर से सूबेदारनी से मुलाकात याद करता है, तब ये कहानी पूरी तरह समझ में आती है। उन बच्चों की मुलाकात से लेकर फौज में लड़ाई तक की उस बात का पूरा हमें उस कहानी का जोड़ मिल जाता है। अभी तक हम कहानी को जोड़ नहीं पा रहे थे। तो इस तरह से देखते हैं कि लैला सिंह कैसे एक बड़ा ही वीर पुरुष है जो कर्तव्यनिष्ठ है और अपने भावपूर्ण जो अपने प्रेम के प्रति अपनी इतना कर्तव्यनिष्ठ है कि अपने वचन के लिए अपने प्राणों को भी वो त्याग देता है। इस तरह से ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है पूरी। ये इस कहानी की समीक्षा थी और ये इसके प्रमुख पात्रों में जो मैंने बताया कि लैला सिंह, हजारा, वजीरा, बोधा, सूबेदारनी और नकली लेफ्टिनेंट साहब, इन सबका संवाद है। कीरत सिंह और बोरा का केवल चर्चा होती है। इस तरह से इस कहानी में ये कुछ पात्र हैं जिससे कहानी बड़ी ही प्रभावशाली बन जाती है। फ्लैशबैक पद्धति है, पिछली यादों को याद करता है लैला सिंह और उन्हीं फ्लैशबैक पद्धति में ये कहानी हमें पता चलती है कि बीती हुई बात और वर्तमान में जो संबंध बताया है उसका हमें पता चलता है। तो ये थी उसने कहा था कहानी की समीक्षा। अगली जो वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।